76 और आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि तरतीब सीक्वेंस के लिहाज से चैप्टर 1 है। ठीक है, इसमें असल में इसको क्यों एंड पे मैंने रखा, मुझे ये चैप्टर पसंद नहीं है। आपको तो पूरा पढ़ना ही पसंद नहीं है ना, कोई किताब ही पसंद नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ जी, पढ़े बगैर या पढ़ाए बगैर गुजारा नहीं जाहिर है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें चीजें सिर्फ याद करने वाली या कुछ प्रोसीजर्स हैं कि लॉ कैसे बनता है। ये चैप्टर बेसिकली डील किस चीज से करता है कि लॉ कैसे बनता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज क्या हैं जो कि किसी कंट्री में एप्लीकेबल है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई केस स्टडी इसमें से नहीं पूछेगा, कोई केस स्टडी नहीं पूछेगा, रेटे वाला क्वेश्चन पूछेगा हमेशा आपसे और उसमें भी जो है कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन याद रखें क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन इसमें 100% कंफर्म है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। बेटीज में भी अगर आप देखें तो उसमें शायद 5 कितने 5 टू कम अज कम 5 यानी 8 नंबर भी आ सकते हैं इस एक चैप्टर, और है आसान। यानी जिस बच्चे का रटा पक्का है ना उसके लिए ये बहुत आसान है चैप्टर, और आसानी के साथ 6-7 नंबर, चले 8 ना भी दे 6-7 नंबर तो क्वेश्चन कर ही देगा। इजी मार्क्स है, मार्क्स इजी हैं, लेकिन इसमें ज्यादा काम आपका है याद करने वाला। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये चैप्टर हमें बताता क्या है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में बताता है और बताता है कि पाकिस्तान में लॉ कैसे बनता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस जो सबसे बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का, वो हमें क्या बताता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। जैसे आपने बहुत से लॉज पढ़े, कौन से लॉ पढ़े, हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट, हमने पढ़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके बाद हमने एंड में वो 3 एक्ट। ये लॉ कैसे बने, कौन बनाता है, कि खलाई मखलूक आती है और हमारे हाथ में ये मुसवदा दे जाती है, भाई ये आज से आपका एक्ट है? नहीं, ये पाकिस्तान में कुछ लोग बनाते हैं। कैसे बनता है ये लॉ, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। यानी लॉ सारे पढ़ लिए, अब लॉ बनता कैसे है वो पढ़ने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ कहते हैं किसको हैं, और ब्रांचेस ऑफ लॉ, लॉ की बड़ी 2 टाइप्स कौन सी हैं। और फिर उसके बाद टाइम बचेगा, वैसे तो आज जुम्मे को आपको पता है ड्यूरेशन कम होती है, अगर टाइम बचा एंड में तो छोटा सा कंसेप्ट है एक लीगल सिस्टम का। लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं हम डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ है क्या? कहता है लॉ वो रूल्स हैं जो इन्फोर्स करता है। कौन इन्फोर्स, किसकी तरफ से इन्फोर्स किए जाते हैं? बाय स्टेट। बाय स्टेट का मतलब क्या? बाय गवर्नमेंट। ये आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। जाहिर है हमने बीइंग मुस्लिम जो भी काम करना है वो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करते हुए करना है। बहुत ऐसे काम होते हैं हमारा दिल करता है करने को, नहीं कर सकते, क्यों? अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। और बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं करने को दिल करता, यानी दिल करता है ना करें, लेकिन करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, तो आजाद तो नहीं है। उसी तरह गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम इंसान उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है कि गवर्नमेंट लॉ मेकिंग के जरिए से हमें मजबूर कर सकती है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करें। लॉ बेसिकली एक टूल है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जब किसी सोसाइटी को, लोगों को, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहती है तो लॉ बना देती है। ठीक है, जैसे आपने बहुत से लॉ, 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ 5 बंदे, गवर्नमेंट के लॉज में आप बिजनेस नहीं, कोरोना के दिनों में बहुत सी पाबंदियां लगाई, बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का दिल है, जो एक्ट गवर्नमेंट चाहे उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहे लोगों पे करवा सकती है। तो लॉ की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन दी जाती है वो ये कि ये वो रेगुलेशंस हैं जिनके मुताबिक गवर्नमेंट लोगों के बिहेवियर को, लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करती है। और इसको इन्फोर्स कौन करवाता है? इसको इन्फोर्स करवाते हैं स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है, और ये ज़हन में रखिएगा, गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। और एक और रूल होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है? अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है और आपको उसका नहीं पता, आप उसकी अनजाने में उसकी वायलेशन कर दें, ठीक है, तो वो आपको माफी नहीं मिलेगी। अनजाने में अगर आप कोई कुछ भी हो सकता है तो माफी नहीं मिलेगी उसकी। लॉ ये कहता है, हाँ, अनजाने में आप अपने मोबाइल के बजाय साथ वाले का मोबाइल उठा लें तो साथ वाला आपका केस कर देता है, चोरी का केस होगा, चाहे अनजाने में। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इस ध्यान में रखिएगा, ये हमारा लॉ का रूल होता है। और दूसरा, लॉ टाइम टू टाइम वेरी करता है। अब हम पढ़ते हैं लॉ की जो 2 बड़ी टाइप्स हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये 2 बड़ी, यानी पूरी दुनिया में, और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है,
पूरी दुनिया में जितने भी लॉज हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है सिविल लॉ की, एक क्लासिफिकेशन है क्रिमिनल लॉ की। इन दोनों में फर्क क्या है? आपने कुछ अल्फाज सुने होंगे, मैं वो अल्फाज आपके सामने लिखता हूं। एक है जुर्म, एक है गलती, और एक होता है गुनाह। ये तीनों अल्फाज किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक, जो जुर्म है इसकी सजा मिलती है, ठीक है, इसकी सजा मिलती है। और लॉ ने ये बताया, ये क्रिमिनल लॉ डील करता है। लॉ बताता है कि कौन कौन से एक्ट्स क्राइम्स हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, तफ्तीश कैसे होगी, एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाएगा, और उस एविडेंस की बेस पे कैसे साबित किया जाएगा किसी बंदे ने जुर्म किया कि नहीं। ये सारा इन्वेस्टिगेशन में डिस्कस होगा। और फिर अगर साबित हो जाए कि किसी बंदे ने जुर्म किया है तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, ये क्रिमिनल लॉ डील करता है। जितने भी जुराइम होते हैं उनको डील कौन करता है? क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और फिर जो गलती, सिविल लॉ। जैसे गलती का मतलब, ये लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, मे भी शायद ये ट्रू सेंस को शो ना कर रहा हो, लेकिन ये लफ्ज इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि ये जुर्म से कम सवेयर नेचर की बात है, ठीक है। जैसे दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया कि हम आपको गुड डिलीवर करेंगे 20 तारीख को, ठीक है, और एक पार्टी ने किसी गलती की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से, फॉर एग्जांपल, उसने पढ़ा नहीं और उसने 20 जनवरी की बजाय समझा शायद 20 फरवरी है और ड्यू डेट पे डिलीवर नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? अब जाहिर है तो ये भी ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये सिविल लॉ डील करता है। सिविल लॉ बेसिकली दो पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, अगर उनमें से कोई पूरा ना करे, उस सिचुएशन को डील करता है। और फिर आता है गुनाह। इसको डील करता है इस्लामिक लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। इस्लामिक लॉ तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के ऊपर अपनी डिस्कशन को फोकस करते हैं। अब हमने क्या स्टडी करना है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क किस चीज का है। बेसिक डिफरेंस ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप कोई भी जुर्म करते हैं वो क्रिमिनल लॉ में आएगा, और अगर दो प्राइवेट पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ उनका किसी चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, वो सिविल लॉ में आएगा। क्रिमिनल लॉ में जो इशू है, जो जुर्म है, उसमें दो पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है पार्टी के तौर पे, जबकि सिविल लॉ में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। सिविल लॉ, जैसे सिविल लॉ के आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपने जितने भी लॉज पढ़े ना, आपने पूरे सीए में आप जो भी लॉ पढ़ेंगे पूरे सीए में, वो सारे के सारे सिविल लॉ के, क्रिमिनल लॉ हम पढ़ते ही नहीं है। क्रिमिनल लॉज एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं, वो हम नहीं पढ़ते। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिविल लॉ, पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ, ठीक है, ये सारे सिविल लॉ में आते हैं। और क्रिमिनल लॉ क्या है? 302 का केस, 420 का केस, ठीक है, ये सारे केसेस क्या है? क्रिमिनल केसेस। तो अब हमें वो बता रहा है कि डिफरेंस क्या है। सिविल लॉ कह रहा है सिविल लॉ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन्स। ये जो कुछ लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डील कर रहा होता है। जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरी पार्टी ने उसकी ब्रीच की, अब जो केस फाइल होगा वो सिविल लॉ में होगा या क्रिमिनल लॉ में? सिविल लॉ में। इस तरह कुछ लोगों के दरमियान में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो उनके आपस के डिस्प्यूट्स है। प्रॉपर्टी है कि जी एक भाई कह रहा है कि ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, दूसरा भाई कह रहा है नहीं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। ये क्राइम नहीं है। अब ये झगड़ा हुआ दोनों पार्टीज में, जो पार्टी भी दावा कर रही है वो कोई जुर्म नहीं कर रही दावा करके, लेकिन डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लॉ बना हुआ है। असल में जो क्लासिफिकेशन का मकसद ये भी होता है, सिविल लॉ की जो कोर्ट्स है ना, जो इसके जज है, ये डिफरेंट होते हैं, और क्रिमिनल लॉ की कोर्ट्स और इसके जज डिफरेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि केस कौन सा है, ताकि उसके मुताबिक आपने जो भी दावा दायर करना है, केस लेके जाना है, रेलिवेंट कोर्ट में लेके जाए। सिविल लॉ डील करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन पर्सन। ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट मींस रॉन्ग डूइंग, कि अगर कोई गलत काम करे, ये लॉ उससे रिलेट करता है, लेकिन क्राइम से रिलेट नहीं करता। क्यों? क्राइम से कौन सा लॉ रिलेट करता है? क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट, इसमें केस फाइल करती है सिविल लॉ में, हमेशा केस फाइल करेगी एक प्राइवेट पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ। एक प्राइवेट पार्टी दूसरी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ केस फाइल करेगी। लेकिन क्रिमिनल लॉ में केस एक प्राइवेट पार्टी भी फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया, सिविल लॉ है क्रिमिनल लॉ? अब जिस बंदे का मर्डर हुआ उसके लवाहकीन केस फाइल कर सकते हैं, वो केस फाइल करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मरने वाले के लवाहकीन को दूसरे लोग प्रेशराइज करें, धमकी दे कि आपके घर के बाकी लोगों को भी उड़ा देंगे अगर आपने इस केस की पैरवी की,
तो क्या गवर्नमेंट को अब खुद आके इस केस की पैरवी करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की ऑप्शन इसमें ना डाली होती तो फिर लोग तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वही असूल चल रहा होता। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में असूल ये है कि जो एफआईआर वगैरह दर्ज होती है वो एक एग्रीव्ड पार्टी भी दर्ज करवा सकती है, और अगर किसी भी वजह से एग्रीव्ड पार्टी वो केस दर्ज नहीं करवाती तो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे खुद एक पार्टी बनके उस केस को रजिस्टर करवा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जिस बंदे ने भी वो क्राइम किया है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद भी। तो सिविल लॉ में केस कौन फाइल करता है? हमेशा प्राइवेट पार्टी, और क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। अच्छा, फिर ये एक बड़ा असूल है, गिल्टी जो डिसीजन किस बेसिस पे किया जाता है। सिविल लॉ में जो डिसीजन किया जाता है ना, या किसी को गिल्टी करार दिया जाएगा, वो दिया जाता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की वजह से, और क्रिमिनल लॉ में किसी को गिल्टी करार दिया जाता है तो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स की बेसिस पे, बियॉन्ड ऑल। इसको मैं मैथमेटिकल या स्टैट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, आपको आसानी से समझ आएगी। आपने अक्सर क्रिमिनल केसेस में एक बात सुनी होगी कि सबूत अदम सबूत की बिना पर या नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजिम को बरी किया जाता है। ठीक, अच्छा, हमें अखबार की खबर पढ़ के या स्टोरी पढ़ के अंदाजा लग रहा होता है कि बंदा शायद लग तो रहा है ये बंदा मुजरिम लग रहा है, लेकिन अदालत ने फिर भी इसको बरी कर दिया। कोर्ट का एक रूल होता है, वो ये कि कोर्ट की कोशिश होती है कि कोई किसी बेगुनाह को सजा ना हो, चाहे किसी गुनाहगार को छोड़ना भी पड़े, किसी बेगुनाह को सजा ना। इसीलिए उन्होंने क्रिमिनल लॉ में डिसीजन किसी को गिल्टी करार देने का जो क्राइटेरिया ये बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। मैथमेटिकली अगर मैं इसको बोलूं तो जब तक 90% से ज्यादा किसी के क्रिमिनल होने के सबूत इकट्ठे ना हो जाए उसको गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता, उसको सजा नहीं देंगे। क्रिमिनल लॉ में ये रूल है। लेकिन सिविल लॉ में रूल पता क्या होता है? वो 90% का नहीं है। सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के जिसके सही होने का ज्यादा चांस है उसके हक में फैसला दे दो। अब अगर इन भाई के पास, ये भाई भी क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनकी है, ये दोनों भाई हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, लेकिन अब इनके पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों के पास नहीं है, लेकिन इनके पास एक अटेस्टेड फोटोकॉपी है फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं ये क्रिमिनल केस होता ना तो देखें अटेस्टेड कॉपी भी है तो कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है, मैं इनके हक में फैसला ना देता। लेकिन अब चूंकि सिविल लॉ का केस है, सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी जिनका चांस ज्यादा है, तो चाहे इनके पास फोटोकॉपी है अटेस्टेड, किसी ना किसी ऑफिसर ने टेस्ट की और देख के टेस्ट की होगी और उसमें इनका नाम है, इनके पास तो वो अटेस्टेड कॉपी भी नहीं है किसी किस्म की, ये तो जुबानी कलामी क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो अब देखा जाए दोनों में से किसका चांस ज्यादा है ऑनर होने का, इनका, तो सिविल लॉ में इनके हक में फैसला दे दिया जाएगा। यानी सिविल लॉ में जो डिसीजन किया जाता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का पता, जिसके सही होने का चांस ज्यादा होगा, यानी समझ 51% पे डिसीजन हो गया सिविल लॉ। लेकिन 90% क्रिमिनल लॉ में 90 बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स का मतलब क्या है कि कोई शक शुबा ना बाकी रहे, ठीक है, वरना अगर शक शुबा बाकी रहे तो अदालत क्या करती है, शक की बिना पे बरी कर देती है। इसमें चाहे शक शुबा बाकी रहे भी, लेकिन 50% से ज्यादा तो कंफर्म हो गया ना, तो कोर्ट फैसला कर देगी, ठीक है। ये बेसिस ऑफ डिसीजन है लीगल क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। फिर इसके बाद कहता है पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट बुक में ना शायद एक दो पॉइंट कुछ मजीद होंगे, वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, जैसे एक जगह पे पर्पस है और एक जगह पे पनिशमेंट है, ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। सिविल लॉ का पर्पस क्या है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, मजलूम पार्टी, उसको उसका हक दिलाया जाए, और क्रिमिनल लॉ का मतलब ये होता है सोसाइटी को, लोगों को रेगुलेट किया जाए उनके बिहेवियर को। सिविल लॉ में जब कोई केस फाइल होगा तो कोर्ट एग्रीव्ड पार्टी, क्या कोर्ट का रूल क्या है, क्या कोर्ट का ये होता है कि जी अच्छा जिस बंदे ने गलत काम किया उसको सजा दो। क्रिमिनल लॉ में ये रूल होता है कि जिस बंदे ने जुर्म किया है उसको सजा दो। इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है सजा, फाइन भी हो सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। लेकिन सिविल लॉ में रूल क्या होता है, क्या जिस बंदे ने जो गलती की है उसको सजा दो, रूल ये नहीं होता। आपने वो डैमेज वाले चैप्टर में पढ़ा, इसमें रूल क्या होता है, एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना। और वो कंपनसेशन किस तरीके से हो सकती है, वो कंपनसेशन डैमेजेस के शक्ल में भी हो सकती है कि जो उसका नुकसान हो वो भर दिया जाए, वो कंपनसेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में भी हो सकती है कि पैसे नहीं देने तो ना दो, लेकिन जो एग्रीमेंट में लिखा है ना वो काम करो, और वो इंजेक्शन के केस में भी हो, इंजेक्शन की सूरत में भी हो सकती है, स्टे ऑर्डर, यानी इंजेक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन है। और डैमेजेस
ये मॉनिटरी कंपनसेशन है, ठीक है, ये इनमें फर्क पता है ना आपको। तो इसमें जो कंपनसेशन रूल होता है वो है एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना थ्रू डैमेजेस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजेक्शन। और सिविल लॉ में नॉर्मली इंप्रिजनमेंट नहीं होती, नॉर्मली इंप्रिजनमेंट नहीं होती। हमने डैमेजेस में आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, कि इस केस में ये डैमेज हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे, लेकिन आपने कहीं पे शायद इंप्रिजनमेंट नहीं पढ़ी होगी, सिवाय इक्का दुक्का केसेस में, शायद मनी लॉन्ड्रिंग वाले में, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग उसमें इंप्रिजनमेंट थी ना, वो इंडिविजुअल की। लीगल पर्सन के केस में कितनी इंप्रिजनमेंट थी? 3 के 5 इंप्रिजनमेंट। लीगल पर्सन के केस में इंप्रिजनमेंट कितनी थी? हाँ लीगल, शाबाश, लीगल पर्सन के केस में इंप्रिजनमेंट नहीं थी, इंडिविजुअल के केस में इंप्रिजनमेंट थी। इंप्रिजनमेंट कितनी थी? 25 years, 10 years, up to 10 years, बट नॉट लेस देन 1। हाँ बिल्कुल। तो नॉर्मली आपने देखा कि हमने डैमेजेस जो भी पढ़े हैं उसमें इंप्रिजनमेंट नहीं होती थी, और क्रिमिनल लॉ में लेकिन इंप्रिजनमेंट होगी। फिर हमें बता रहे हैं एग्जांपल्स कि कौन कौन से लॉज ऐसे हैं पाकिस्तान में जो सिविल लॉ में आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल लॉ में आते हैं। पहले क्रिमिनल लॉ पढ़ देते हैं। ऐसे सारे एक्ट जो पाकिस्तान पीनल कोड में दर्ज हैं वो सारे के सारे क्राइम हैं। उनमें से मोटे मोटे कुछ एक एक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मर्डर क्राइम है, क्रिमिनल लॉ। थेफ्ट चोरी, क्रिमिनल लॉ। रॉबरी क्रिमिनल लॉ। टेररिज्म क्राइम, ये सारे क्राइम है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी चूंकि इंप्रिजनमेंट वगैरह लिखी होंगी, ये भी क्रिमिनल लॉ में आएगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये भी बल्कि हमने पढ़ लिया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इसमें पनिशमेंट पढ़ा था हमने, इसमें पनिशमेंट वाला सेक्शन था और उसमें इंप्रिजनमेंट थी। हाँ बस ठीक है, फिर इसी वजह से उसने क्रिमिनल लॉ में इसको क्लासिफाई किया। और सिविल लॉ की एग्जांपल क्या है? कंपनी लॉज, ठीक है, आपका पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एग्जांपल है। वैसे ये मर्केंटाइल लॉ में, असल में लॉज एक है मर्केंटाइल लॉ जो आप पढ़ रहे हैं, ऑफिशियली इसका नाम उसने बिजनेस लॉ रखा है, लेकिन पहले पुराने जमाने में जो इसका ज्यादा बेहतर नाम था वो मर्केंटाइल लॉ था, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ कैसा? मर्केंटाइल लॉ कहते हैं तिजारत को, ठीक है, कोई बिजनेस वगैरह करने को। तो जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज होते हैं वो सारे के सारे सिविल लॉ में आएंगे। इसमें कंपनीज एक्ट भी आएगा जो कंपनीज से रिलेट कर रहा है, और कंपनी ऐसे एक्ट जो है तो बिजनेस से रिलेटेड लेकिन स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए नहीं है, वो भी आएंगे, वो मर्केंटाइल लॉ में क्लासिफाई होते हैं। जैसे आपका कैफ 4 है बिजनेस लॉ, उसमें आपने जितने भी लॉज पढ़े वो सिविल लॉ, इस मर्केंटाइल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल लिख सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, शाबाश। और कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट, ये आपका कैफ 7 आपका इस सिविल लॉ के इस हिस्से को डील करता है, और कैफ 4 का सब्जेक्ट आपके इस मर्केंटाइल लॉ इस हिस्से को डील करता है। फिर इसके बाद फैमिली लॉस, जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो वो भी सिविल लॉ का केस है। हस्बैंड वाइफ में किसी किस्म का डिस्प्यूट हो सिविल लॉ का केस है। प्रॉपर्टी लॉस, ये भी आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आगे। लॉ ऑफ टॉर्ट, रॉन्ग डूइंग। कॉपीराइट लॉ के आपने कोई कॉपीराइट खिलाफवर्जी की। एम्प्लॉयमेंट लॉ, ठीक है, आपका अगर एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर के साथ और उस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी करे कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, तो वो सिविल लॉ का केस है, क्रिमिनल लॉ का? सिविल लॉ का केस। ये उसने हमें कुछ एग्जांपल दी, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है? क्लियर? इस्लामिक लॉ इसमें उसने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगले एक कंसेप्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में एक जगह पे हमें बताता है कि जब पाकिस्तान बना था और उसके बाद जब पाकिस्तान का आइन बना था, आईने पाकिस्तान याद है आपको? वो तो वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा होगा। वो क्या होता था? मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होता था, पाकिस्तान स्टडीज का। उसमें 2 पॉइंट हमें बड़े याद, एक कायदे के 14 निकाल वो बड़े याद होते थे। और आईने पाकिस्तान के दस्तूर, एक 1956 का होता था, एक 1962 का होता था, 62, और एक 97, हाँ आता था 1973 के आइन की इस्लामी दफात बयान करें। तो ये तो आपको शाबाश, लर्निंग चैप्टर 3 पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको याद ऐसे ही है, उर्दू में पढ़ा हुआ है। मैंने भी उर्दू में पढ़ाना है, बेफिक्र रहे, इंग्लिश में ये तो आपने बाकी कुछ ना कुछ तो याद होगा। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उसकी कोई 2-3 पॉइंट्स, उसके एक पॉइंट भी किसी को याद हो? हाँ। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मजहब इस्लाम, सबको बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। हाँ, वजीर आजम का वजीर आजम नहीं पाकिस्तान सदर का था। अच्छा, वजीर आजम और सदर दोनों का, अच्छा ठीक। और क्या?
नहीं नहीं, दस्तूर खत्म नहीं किया। चले बाहर ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की बेस बना दी मैंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन बिजनेस। कह रहा है ये जो लॉ की टाइप्स हमने पढ़ी है, जरा बताइए हमारे बिजनेस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, सिविल लॉ के क्रिमिनल लॉ के? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सिविल लॉ भी हो सकता है और कुछ केसेस में क्रिमिनल लॉ भी हो सकता है। जैसे अगर आप फ्रॉड करके किसी को कोई चीज बेच दें, ये सिविल लॉ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, फ्रॉडुलेंट क्या था वो, फ्री कंसेंट फ्रॉड के। तो एक तो आप उस चीज को वापस कर सकते हैं, दूसरा उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी फाइल कर सकते हैं। जो चीज को वापस करके पैसे लेने वाला केस है ना, ये सिविल लॉ में है, और जो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस आएगा ये क्रिमिनल लॉ में। तो इसलिए ध्यान में रखिए हमारे बिजनेस के ऊपर सिविल लॉ भी अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, वो सिविल लॉ में भी कवर होता है, क्रिमिनल लॉ में भी कवर होता है। जाहिर है बिजनेस को इफेक्ट करता है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए सिविल लॉ में क्लासिफाई हो रहा है। लेकिन क्रिमिनल लॉ भी है, क्योंकि बेसिकली इसको क्राइम समझा जाता है और इसके खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इसकी हम एप्लीकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग सिविल लॉ है, मैं ये कह रहा हूं कि मनी के कुछ प्रोविजंस हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करती हैं, इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो दोनों जगह पे है। और इस तरह एक्सीडेंट पे ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सीडेंट कर देते हैं, ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हुआ, पीआईए ने कहा कि भाई जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली सिस्टम क्या होता है, फर्ज कीजिए जहाज उड़ाने का भी लाइसेंस जो है, तो उन्होंने कहा जी सिर्फ वही पायलट भर्ती करना हो हमारे पास जिसके पास जहाज उड़ाने का लाइसेंस है और उसने ये पेपर पास किए हुए हैं। जिसने पेपर पास नहीं किए उसको हम इस पोस्ट पे भर्ती नहीं करेंगे, सिर्फ वही अप्लाई करें जो कि एलिजिबल है। अब एक बंदे के पास लाइसेंस नहीं था लेकिन उसने अप्लाई कर दिया और उसको जहाज का पायलट भी बना दिया गया। अब उसने जहाज उड़ाया और जहाज गिर गया। बताइए इसके खिलाफ सिविल लॉ में केस फाइल करना चाहिए, क्रिमिनल लॉ, या इसके ऊपर दोनों लॉज एप्लीकेबल होंगे? इसने सिविल लॉ की भी वायलेशन की, क्रिमिनल की भी की, क्रिमिनल की भी। भाई लोगों की जानों का नुकसान हो गया तो क्राइम नहीं किया गया उसने? हाँ बिल्कुल क्रिमिनल। और एक तरह से जानबूझ के इसने जो है ये सिविल लॉ में केस फाइल होगा और क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट करते हुए एम्प्लॉयमेंट लेटर में झूठ बोला, एम्प्लॉयमेंट लेटर में झूठ बोला, तो वो एम्प्लॉय लॉज की तरफ पड़ा था, इधर एम्प्लॉयमेंट लॉज। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो भी प्रॉब्लम होगी उसे एम्प्लॉयमेंट लॉ में डील किया जाएगा। लेकिन चूंकि क्राइम है, उसने दूसरे लोगों की जानें भी ली है, ठीक है, जानबूझ के उनको रिस्क में डाला, उसकी खुद भी गई है, ठीक है, लेकिन वो है, अच्छा खुदकुशी करना भी जुर्म है। अब वो बड़ा था ना, उसकी अपनी जान भी उसने रिस्क में डाली, वो भी तो जुर्म है ना। वो मुझे बात याद आ गई, किसी बंदे की गाय बड़ी बीमार थी, दूसरे ने उससे पूछा यार तुम्हारी गाय बड़ी बीमार थी तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने तो उसे 2 बोतल तेल पिला दिया था। उसने कहा अच्छा, उसने भी अपनी गाय को 2 बोतल तेल मिला, गाय मर गई। पहले वाले से आके पूछने लगा यार मेरी तो गाय मर गई है। उसने कहा मर तो मेरी भी गई थी। तो ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है, उसकी अपनी भी जान गई, उसको माफी दे दी जाए? नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर खुदकुशी का केस चलेगा, वो भी क्राइम है और क्रिमिनल भी। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये चलेगा नहीं चलेगा ये इसको छोड़े लेता, क्राइम किया उसने, क्राइम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं चलेगा नहीं चलेगा वो बात अलग, लेकिन क्राइम किया है उसने, इस बात से एग्री करते हैं। चलिए अच्छा, ये कुछ आपके सिर्फ नॉलेज के लिए कुछ टर्म्स आपके सामने लिखे गए, आपका दिल करे तो इन टर्म्स को याद कर लें, ना दिल करे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पार्टीज होती हैं लीगल केस। जब हम बताते हैं ना लीगल केस, अगर आप देखें तो लीगल केस को डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से किया जाता है, ए वर्सेस बी, यानी जो 2 पार्टीज होती हैं ना, जो जिन पार्टीज का डिस्प्यूट चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, तो उसको रेफर करते हुए, मेंशन करते हुए, रेफरेंस देते हुए कहा जाता है ए वर्सेस बी। जैसे अगर मिस्टर अदील और बाबर के दरमियान में कोई केस फाइल हुआ, बाबर ने ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं दी और अदील ने बाबर के खिलाफ केस फाइल किया, तो इस केस को लीगली रेफर करते हुए कहा जाता है अदील वर्सेस बाबर। अब ये तरतीब जहन में रखिएगा, ये लीगल केसेस में जब रेफर, तो ये तरतीब है कि पहले नंबर पे किसका नाम आएगा, दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा। लॉ ने इसके बारे में गाइडेंस दी है। जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो कोर्ट के पास पहुंची है, वो है उसका नाम आएगा पहले, और जिसके खिलाफ केस किया गया है उसका नाम आएगा बाद में। ठीक है, अब हमारी बुक उसके लिए एक जनरल वर्ड बोलती है क्लेमेंट, इसके लिए क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है, CLAIMANT, क्लेमेंट, जो क्लेम कर। लेकिन लीगल लैंग्वेज में ना इनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं, डिफरेंट टर्म्स जो आप अगर पढ़ ले समझ ले तो अच्छा है, मतलब एडिशनल नॉलेज है। अगर सिविल केस होगा ना तो जो क्लेमेंट है यानी जो केस फाइल कर रहा है, उसके लिए
वर्ड यूज होता है प्लेंटिफ, और जो दूसरा बंदा जिसके खिलाफ केस हुआ उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस हो तो जिस बंदे ने केस फाइल किया उसे कहते हैं कंप्लेनेंट, और जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ एक्यूज्ड। और आपको पता है सिविल केस या क्रिमिनल केस का अगर फैसला होना और कोई पार्टी उस फैसले से खुश नहीं है, वो हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। तो अगर कोई केस अपील में जाए ना, ओरिजिनली केस डिसाइड हो गया, ये है केस एट फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट टाइम जो केस, जब उसके बाद डिसाइड हो गया और उसकी अपील फाइल करनी है, तो अपील के केस में जो पहले वाली पार्टी होती है उसे कहते हैं एप्लेंट, और जो दूसरे वाली पार्टी होती है उसके लिए वर्ड यूज है रिस्पोंडेंट। ठीक है, वो चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, जब वो अपील में चला जाए तो पहली वाली पार्टी जो केस फाइल कर रही है, तो ये जो पहली वाली कैटेगरी है ये एग्रीड पार्टी के लिए टर्म्स यूज होती हैं। सिविल केस में टर्म डिफरेंट होगी, क्रिमिनल केस में टर्म डिफरेंट होगी, अपील में जाएंगे तो केस डिफरेंट। शायद एमसीक्यू में कोई एक टर्म पूछ ले तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये वाली पार्टी वो है जो एग्रीड है, और ये वाली पार्टी वो है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। जी, ये टर्म समझ आ गए? लॉ की टाइप्स हमने पढ़ी। अभी थोड़ा सा टाइम है, लीगल सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं। लीगल सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल हो सकता है क्लास ना हो, क्योंकि काफी दिन हो गया मैंने छुट्टी नहीं की, तो मुझे सुबह याद आया, मैंने कहा नहीं ऐसा है। लेकिन देखिए कंफर्म नहीं है, आपको मैसेज आ जाएगा अगर छुट्टी हुई तो। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास दिन आपके लिए कुछ मटेरियल मैं तैयार करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, नहीं मैंने आपके साथ कमिट किया था, मैंने कहा था आपको, तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा, इरादा पक्का है मेरा, और उसमें इंशाल्लाह अमल भी करूंगा। लीगल सिस्टम पाकिस्तान में जितने भी कानून बनते हैं उसकी बेस क्या है? उसकी बेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान इतना है, अगर आप देखना है छोटी सी किताब है आईने पाकिस्तान, पता नहीं कितने, मेरा 150-200 सफ़े होंगे उसके, लेकिन वो इतनी अहम है। पाकिस्तान में जितने भी कानून बनते हैं उसको सामने रख के बनते हैं, और उसमें जितने भी मैटर्स लिखा गया वो बेसिकली गाइडेंस है लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए। कोई भी ऐसा कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट हो उसका स्टेटस नल एंड वाइड होता है, आप नहीं बना। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आप इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकते। लेकिन बहुत से बाज़ औक़ात जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं तो वो कहते हैं ये आईने पाकिस्तान तो कागज का एक टुकड़ा है, वो ऐसे कानून भी बना लेते हैं जो आइन के खिलाफ, और वो चल भी रहे होते हैं, वो एक अलग लीगल डिबेट है। लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली पाकिस्तान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इतना अहम है कि ये बताता है गवर्नमेंट को उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताता है सिटीजन को उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है, और लॉ मेकिंग कैसे होगी, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, वगैरह वगैरह, जिसे हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना, आपने टर्म सुनी होगी आईनी हकूक, ये हमारे आईनी हकूक। वो आईनी हकूक क्या है भला, वो इधर लिखे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के हर शहरी के कितने, वो पढ़ के बिला वजह टेंशन होना शुरू हो जाती है, क्यों भला, बंदे को पता लग जाता है मेरे इतने राइट्स वायलेट हो रहे हैं। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके साथ साथ इस्लामिक लॉज को भी देखा जाएगा लॉ मेकिंग करते हुए, लॉ बनाते हुए। यानी जो हमारी बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है वो सिर्फ पाकिस्तान का आइन नहीं बल्कि इस्लामी कवानीन भी है। ये दो बेसिस ऑफ सिस्टम है। ये तो है कंसेप्ट बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है। सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी जो लॉ की डिफरेंट टाइप्स कह लें, सोर्सेज का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स, लॉ किस किस तरीके सोर्स से ओरिजिनेट हो सकता है, यानी इसको सामने रखते हुए, इस बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम को सामने रखते हुए कैसे कैसे लॉ बन सकता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पेश होता है, कोई भी लॉ बनता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक लॉ को सामने रखते हुए बनता है। और ये वो लॉ है जो हमारा, जो बाकायदा एक डिबेट के जरिए से, पार्लियामेंट से मुराद होता है नेशनल असेंबली और सेनेट, ये वो लॉ है जो इन दोनों फोरम से अप्रूव होके फिर लॉ बनता है। तो जो हमारा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह लें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कह लें, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले के हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और इनकी मर्जी से अडॉप्ट किए हुए हैं। कंपनीज एक्ट की एग्जांपल है 2017, और इसके अलावा जो आपने पढ़े हैं डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, बिल्कुल, ये सारे एक्ट्स जो बने हैं ये पहले नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव हुए हैं, फिर इनको इनेक्ट किया गया है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ है पाकिस्तान में वो है लेजिस्लेशन। लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाए फिर भी चलते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है प्रेसिडेंट।
इनका स्टेटस, अब ये जो है ना, इनका स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इसका स्टेटस है, लेकिन फिर भी इसको एक लॉ के तौर पे इन चीजों को माना जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब ये है, प्रेसिडेंट से हमेशा आपके जहन में आ जाए लफ्ज प्रीवियस। प्रेसिडेंट मींस प्रीवियस। कोर्ट सिस्टम में एक एग्जांपल, एक लफ्ज बोला जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या है ये समझ लें। फर्ज कीजिए कि एक चीज के ऊपर दो पार्टीज का डिस्प्यूट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि इनके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, दोनों का क्लेम ये है कि जी ये प्रॉपर्टी हमारी है। एक के पास टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे के पास वो भी नहीं है, तो कोर्ट ने इसकी बेस पे डिसीजन, आर्गुमेंट्स हुए दोनों वकीलों के, जज के सामने लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स हुए। एक पार्टी ने कहा जी मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास ओरिजिनल पड़े हुए थे लेकिन वो गुम हो गया, मेरे पास नहीं है, इसके पास वो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी जाली भी हो सकती है। दूसरे वकील ने आर्गुमेंट्स दिए होंगे जी फोटोकॉपी जाली हो सकती है, लेकिन ये देखें ये एक ऑफिशियल बंदे ने, गवर्नमेंट का ऑफिशियल बंदे इसको टेस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है इसने ट्रू डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास एविडेंस ज्यादा है इसलिए हमारे हक में फैसला दिया, आर्गुमेंट्स होते रहेंगे। उसके बाद कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ओनर इसके, नॉर्मली इस केस में आपको, वैसे तो मैंने आधे मिनट में डिस्कस कर दिया ना, प्रैक्टिकली इसमें कई कई महीने भी लग सकते हैं। तो लॉ, अब हर दफा जब भी इस तरह का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, इसका मतलब है कई कई महीनों में जाके फैसला होगा ये। लेकिन हमारे कोर्ट सिस्टम ने एक रूल निकाला हुआ है प्रेसिडेंट का, कि हम प्रेसिडेंट को फॉलो किया करेंगे। यानी अगर आइंदा एक दफा एक केस का कोई फैसला हो गया ना, प्रेसिडेंट का मतलब ये, आइंदा अगर इसी तरह का सिमिलर फैक्ट्स के साथ कोई भी केस आया ना, तो हम बजाय ये कि इसको दोबारा से स्क्रैच से डिस्कस करें, हम इसका वही फैसला करेंगे जो प्रीवियस केस में हमने किया है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट से बहुत सा टाइम बच जाता है, पार्टीज का भी, लॉयर्स का भी और जज का भी। खास तौर पर जो कोर्ट है ना, इसके ऊपर बर्डन कम होता है। जैसे पहले आपने आज से शायद कुछ 5-7 साल पहले तक कभी ये प्रेसिडेंट नहीं देखा कि कोर्ट किसी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन अब ये प्रेसिडेंट भी सेट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आज से 5 साल पहले आपसे पूछता कि क्या कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है 6-7 साल पहले, आप कहते सर नहीं, आज तक तो नहीं किया। ठीक है, हमें पता भी नहीं था कैसा हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास एग्जांपल है। अब क्या अगर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वही ग्राउंड्स अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे भी अप्लाई हो रही हो, कि मुझे बताइए अब क्या दोबारा ये डिबेट चलेगी कि कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। तो ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है लीगल डिसीजन ऑलरेडी मेड, प्रीवियसली मेड। लेकिन इस प्रेसिडेंट को अप्लाई करने का एक सबसे अहम रूल पता क्या होता है? फैक्ट्स ऑफ द केस सेम होने चाहिए। अगर फैक्ट्स ऑफ द केस सेम नहीं है तो प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं होगा। ये पहले हमारे सिलेबस में डिटेल डिस्कशन होती थी, अब नहीं है। तो प्रेसिडेंट, अब ये भी एक तरह से लॉ बन जाता है जो पास्ट प्रैक्टिस है। फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को कहा जाता है ये प्राइवेट लॉ है जो दो पार्टीज एक दूसरे के साथ करते हैं। एग्रीमेंट, लॉज मेड बाय प्राइवेट पार्टी। क्योंकि देखें, जो पार्लियामेंट में लॉ पास होता है वो पूरे मुल्क के ऊपर एप्लीकेबल है कि पूरा मुल्क उस लॉ के अंदर एक्टिविटीज करेगा। लेकिन अगर दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट होता है, ये भी उन दो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। स्टेटस इसका भी वही है जो उस लॉ का जो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है कि अगर नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। सजा की नेचर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सजा बहरहाल मिलेगी। या सजा कह लें, यूं कह लें, कंपलसेट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट भी सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन ये लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ अप्लाई होता है उन पार्टीज के ऊपर जिन्होंने एग्रीमेंट। और फिर एक कस्टम। कस्टम का मतलब रिवायात। जैसे हमारा अक्सर हमारे जो देहात है उनमें रिवायत होती है पंचायत सिस्टम की। अच्छा, वैसे तो मीडिया हमारे सामने जो पंचायत सिस्टम की एग्जांपल्स लेके आता है ना, वो तो ऐसी खराब एग्जांपल्स होती है, बंदे दिल करता है कि पंचायत सिस्टम खत्म ही कर दे तो अच्छा है। लेकिन इनफैक्ट अगर उस पंचायत सिस्टम में अक्लमंद सियाने लोग बैठे हों, जो कि अक्सर ऐसे होता है, अक्लमंद लोग, और वो सही है, तो हमारे कोर्ट सिस्टम पे बहुत सा बर्डन कम हो जाता है। और याद रखिए, अखबार वाले, मीडिया वाले जो मर्जी करें, हमारा कोर्ट सिस्टम भी इस सिस्टम को डिस्करेज नहीं करता बल्कि इसको इंकरेज करता है। हमने वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर पढ़ा, आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये भी एक तरह से आर्बिट्रेशन ही है। ठीक है, आर्बिट्रेशन ही है। तो कस्टम्स में भी अगर कोई फैसले किए जाते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, इसके साथ एग्जांपल लिख लें, आर्बिट्रेशन, पार्टीज की आउट ऑफ कोर्ट, तो इनको भी लॉ कानूनी हैसियत देता है, लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं 4, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, एग्रीमेंट और कस्टम्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 कवर किया, जिसमें हमने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस सीखा, और फिर बेसिस लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान देखा कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है। इसमें 2 कंसेप्ट है, बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम और सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। दोनों में फर्क ध्यान में रखना है। बेसिस पूछे तो बेसिस लिखनी है, सोर्सेज नहीं लिखना, और सोर्सेज पूछे तो 4 सोर्सेज लिखने हैं, बेसिस नहीं लिखने। आपने डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने क्या पढ़ना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।